औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चैक एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। आप लोग को पता है कि हम गैसेस पढ़ रहे हैं और गैसेस में हमने ऑलरेडी बॉयज़ लॉ और इसको सारा डिस्कस किया हुआ है। चार्ल्स लॉ को हम या चार्ल्स लॉ को, ठीक है, जिस तरह फिर आप लोग प्रोनाउंस करें उस तरह आप लोग कर लें, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ में एक रिलेशन को डिस्कस किए थे कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन था, तो चार्ल्स लॉ में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सर्टेन कंडीशंस अप्लाई करेंगे, उस कंडीशन के बाद ही ये लॉ एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल वो कंडीशंस क्या है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसमें सबसे पहले है कि अमाउंट ऑफ गैस मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। ये क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस, ये भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। ये कंडीशंस होंगे तो तभी हम जा सकते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। अब चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं? तो चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट ये है कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब ये है कि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस के अगर हम रिलेशन मालूम करना चाहें वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो वो क्या होगा, और प्रेशर को भी आपने कांस्टेंट रखना है। तो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां पे आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वर्ड यूज करना है। केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर है, या आपने कहते हैं कि केल्विन टेम्परेचर। एब्सोल्यूट की जगह अगर आप लोग केल्विन भी लिख लेते हैं, मैं एब्सोल्यूट आपको बताऊंगा कि क्या होता है। अगर एब्सोल्यूट की जगह आप केल्विन भी अनाउंस कर लेते हैं, किस तरह अनाउंस करना है कि फॉर अ फिक्स्ड या कांस्टेंट क्वांटिटी of a gas, the volume of a gas is directly proportional to the Kelvin temperature at a constant pressure, at a constant pressure। तो देखिए सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट का जो पोर्शन है वो कवर हो गया। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट है। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो किस तरह होगा, तो फिर आप लोग हेडिंग दे देंगे कि मैथमेटिकली आप लोग ये किस तरह लिखेंगे। तो ये आपके पास मैथमेटिकली आ जाएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन यहां पे कंडीशंस क्या होंगी? तो कंडीशंस हमारे पास होंगी कि नंबर ऑफ मोल मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, क्वांटिटी ऑफ गैस की मैं बात कर रहा हूं, एंड प्रेशर मस्ट बी आल्सो केप्ट कांस्टेंट। तो हम कंडीशंस की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये दो कंडीशंस होंगे तो ये ऊपर वाला रिलेशन सक्सेसफुल है, अदरवाइज ये रिलेशन नहीं हो सकता। तो अगर ये हमारा इक्वेशन ए है तो इक्वेशन बी हमारा क्या होगा? अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने खत्म करना है, तो ये हमारा बन जाए कि V इज इक्वल टू के टी। अब इसमें K क्या है हमारे पास? तो K बेसिकली हमारे पास है कि चार्ल्स लॉ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा आ गया है K। तो एक ये हमारा ये वाला इक्वेशन आ जाता है। अब इसी से हम एक सेकंड इक्वेशन निकाल सकते हैं जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ में किया, और वो क्या होगा हमारे पास? वो हमारे पास होगा कि V/T इज इक्वल टू K, V/T इज इक्वल टू K। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें इन इक्वेशंस का या इन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म का या इस मैथमेटिकल फॉर्म का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। यही आपको आगे सारी चीजें बताती है। अब अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जाऊं और मैं कहूं, मैं आपको यहां पे ये बताऊंगा कि इसको अगर मैं डेंसिटी से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ये मैं आपको मिड में जाके बताऊंगा कि अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये इक्वेशन मेरे पास कैसे बनेगा। मिड में मैं आपको बताता हूं, तब तक आप जो है ना इसी पे कंसंट्रेट कर ले। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि सपोज हम लिख लेते हैं, जो कि ये एक्चुअल पोजीशन भी है इसका, कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। तो अब मैं यहां पे एक बड़ा सा हाउ लिख लेता हूं।
और ऊपर सिग्नल करता हूं कि ये कैसे होता है। इस पे अब हम बात करेंगे। तो यहां पे हम एक छोटा सा जो है ना वो डायग्राम ड्रा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक लाइन यहां पे ड्रा कर लेंगे और लिख लेंगे कि एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये कैसे होता है। तो एक्सपेरिमेंटली यहां पे इसका हम जिस तरह मैंने बॉयल्स लॉ में आपको कहता कि हमारे पास सपोज करें इस तरह का ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में हमारे पास कुछ गैस पार्टिकल्स है, सपोज 7 पार्टिकल है। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल क्वांटिटी कांस्टेंट है। अब इससे इसके ऊपर यहां पे एक मूवेबल पिस्टन है। ये पिस्टन मूवेबल है क्योंकि इसको हम नीचे भी प्रेस कर सकते हैं, इसको हम अपवर्ड भी लेके जा सकते हैं। तो मतलब ये कि ये हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन है। अब इस पिस्टन के जरिए हम इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट भी करते हैं, इससे जो है ना वो प्रेशर रिलीज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहां पे चार्ल्स लॉ को मतलब यह है कि वो देखना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम इस पिस्टन को मतलब यह है कि कांस्टेंट रख ले, क्योंकि हमने प्रेशर को अब वेरी नहीं करना, लिहाजा प्रेशर हमारा आ जाएगा यहां पे कांस्टेंट। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। अब यहां पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एक है हमारे पास टेम्परेचर और दूसरा हमारे पास है वॉल्यूम। अब यहां पे देखें कि तो ये हमारा T1 आ गया और ये हमारा V1 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो टेम्परेचर है, सपोज ये मेरे पास T1 है 5 केल्विन, तो V1 मेरे पास आ गया है 10 केल्विन, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है 10 केल्विन। अब मैंने इसको जो है ना वो कैसे मतलब यह है कि आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये कि दोनों के दरमियान 5 डिग्री का डिफरेंस है। तो इनिशियल कंडीशन पे मेरे पास 5 केल्विन पे 10 लीटर कर ले इसको, 10 लीटर ये वॉल्यूम है मेरे पास। तो 5 केल्विन पे 10 लीटर है। अब मैंने मतलब यह है कि हीट प्रोवाइड किया, तो जब मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास ये अब ऊपर जा रहा है। क्या ऊपर जा रहा है? अब ये मेरे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली साथ में मेरे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब कितना इंक्रीज होगा, तो चलो हम इसको अब देख लेते हैं। अच्छा, अब ये आ गया है कि T2 मेरे पास आ गया है 10 केल्विन, तो मेरे पास V2 कितना होगा। सपोज ये मेरे पास 20 लीटर आया है। कितना आया है? 20 लीटर। मैं यहां पे अब फार्मूले में इसको पुट कर रहा हूं। लेट्स सी कि हमारे पास जो फार्मूला है वो सही आ रहा है भी कि नहीं आ रहा। V1/T1, तो ये हमारे पास आ गया कि 10/5, इससे क्या आता है? 2 आता है। अब सिमिलरली V2/T2, तो ये आ गया मेरे पास 20/10, इससे भी 2 आता है। मतलब ये है कि मेरे पास ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहां पे सपोज कर ले कि 10 केल्विन पे 10 लीटर है, ठीक है, तो 20 केल्विन पे 20 लीटर है। इसका आप रेशो निकाले 1 आएगा, इसका भी रेशो निकाले 1 आएगा, क्योंकि रेशो आपके पास सेम आएगा अगर आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करें। तो इट मीन कि 2 के बराबर है, तो लिहाजा यहां पे मैं कह सकता हूं कि जिस तरह मेरे पास V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू K1, V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू K2, सो K1 इज इक्वल टू K2, सो इट मीन के V1 डिवाइड बाई T1, V2 डिवाइड बाई T2। अब आप कहेंगे कि सर जब हम बॉयल्स लॉ को पढ़ लेते तो आपने हमें बताया था कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होता है। यहां पे भी आप हमें थोड़ा सा ये हाईलाइट करके दे दे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हम हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसके साथ वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है। ये बिल्कुल आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। कैसे होता है? देखिए, जब हम यहां से टेम्परेचर देते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को हीट मिलती है, तो ये विगोरसली मतलब यह है कि मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? विगोरसली मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी हम इन मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इनका जो मोशन है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? मोशन इनका इंक्रीज होता है। अब मोशन इंक्रीज होने के साथ कोलेजन ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोलेजन
ज्यादा हो जाते हैं। तो ये मैक्सिमम आपके पास जो स्पेस होता है उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं और उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है, जितना भी इसको अवेलेबल वॉल्यूम होगा। अब अगर वॉल्यूम आपके पास, लेट सपोज आप इस पिस्टन को मूवेबल भी रखते हैं, तो जब आप नीचे से टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, और ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ये अगर पिस्टन आपका मूवेबल है तो ये आउटसाइड वर्ल्ड पे जो है ना एक तरह से प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये पिस्टन तो मूवेबल है, तो नीचे से जब ये पार्टिकल्स कोलिजन करते हैं, कोलिजन इनकी इंक्रीज होती है, तो ये इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालते हैं और ये अपवर्ड जो है मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है। अगर मूवेबल है, मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है, लिहाजा यहां से कोई पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, इसलिए हमने इस एन को कांस्टेंट रखा हुआ है। लिहाजा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, पार्टिकल्स की मोशन ज्यादा हो जाती है, उसकी कोलिजन ज्यादा हो जाती है, तो जितना भी अवेलेबल स्पेस यहां पे होगा वो सारा स्पेस वो ऑक्युपाई करेंगे, सारा स्पेस वो ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि आपने एक रूम में, मतलब यह है कि मुर्गियां छोड़ी हुई है, ठीक है, एक बड़ा सा रूम है 20x14 का या 20x20 का, उसमें 10 मुर्गियां हैं, दरमियान में पानी की एक ताली बड़ी हुई है और वहां पे वो सारे आके पानी पी रहे। जैसे ही आप दरवाजे पे जो है ना वो मतलब ये कि आते हैं, तो जब तक वो पानी पी रहे तो उन्होंने एक तो छोटी सी जगह को ऑक्युपाई किया होता है, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द रूम इज फुली वैकेंट। फिर जब आप आते हैं और वो मतलब यह कि डर के मारे भागती है तो कॉर्नर्स में चली जाती है। पहले आप कह सकते हैं कि अगर आप सर्कल ड्रॉ कर ले कि इतने एरिया में मेरे पास ये मुर्गियां हैं, तो वो एक वॉल्यूम उसका कन्फाइंड वॉल्यूम था जिसको आप हाईलाइट कर सकते कि ये जगह इसने घेरी हुई है, ठीक है। फिर जब आप अंदर आते हैं और वो सारे रूम को मतलब यह है कि कवर कर लेती है, तो फिर आपका जो वॉल्यूम का है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये तो मैंने आपको मतलब यह है कि आप इसको कहें कि हम वॉइल्स आप पढ़ रहे हैं, मैंने सॉलिड में से मिसाल दिया, आपका क्लियर हो जाए। इसी तरह बैलून है। अब बैलून में जब आप मतलब ये कि हवा भरते हैं, ठीक है, सपोज आपके पास 1 मीटर बैलून है, जिस तरह वो पतले से होते हैं ना, लेंथ वाइज जो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और विड्थ उनकी कम होती है, उसमें जैसे ही आप हवा भरते जाए वो आगे से मतलब यह है कि वहाँ पे चला जाता है। अब आप देखिए कि अगर आप इस बैलून को मतलब यह है कि इस जो इसमें गैस आपने फिल कर दिया, इसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड करें और ये पार्टिकल जो है ना वो कोलिजन इंक्रीज करेंगे, तो अगर इसके वॉल्स वीक है तो ये फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि इसको अब वॉल्यूम चाहिए। अब अगर इसके वॉल स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि इस कोलेजन के प्रेशर से भी वो ब्रेक नहीं होते, रप्चर नहीं होते, तो लिहाजा वो किसी लेवल तक प्रेशर को बर्दाश्त करेगा। तो जैसे ही आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, वॉल्यूम का इंक्रीज, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, इन दोनों की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। तो ये तो एक मेरे पास ये मतलब केस आता है। फिर अगर मैं कहूं कि हमारे पास कंटेनर है, सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि इस कंटेनर से यहां पे मेरे पास वॉल्यूम है, ये क्या है, मेरे पास वॉल्यूम है। अब मैंने नीचे से जो है ना वो ये टेम्परेचर प्रोवाइड किया है। अब T1 पे मेरे पास वॉल्यूम ये है। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, तो ये वॉल्यूम अगर यहां तक आ रहा है तो अब ये वॉल्यूम यहां पे आ रहा है, क्योंकि अब ये V2 है, क्योंकि टेम्परेचर T2 है। तो मतलब ये है कि जितना मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा उतना मेरे पास वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, कि मैं इस इक्वेशन को प्रूव कर लूँ कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कंटेनर लेके उस पर एक्सपेरिमेंट कर ले। आप इनिशियल स्टेज पे भी देख ले, जिस तरह ये हमारा इनिशियल स्टेज है और वो हमारा फाइनल स्टेज है। मतलब ये कि अगर मैं कहूँ कि ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और ये वाला हमारा फाइनल स्टेट है, तो अब दोनों पे हम इसको चेक कर सकते हैं, दोनों पे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ तक इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है या जो ये इंपॉर्टेंस है इस इक्वेशन की, उस पर बात की है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम कैसे मतलब यह है कि डेंसिटी इसको रिप्लेस करती है, और फिर डेंसिटी और टेम्परेचर कैसे मतलब यह है कि प्रोडक्ट बना के वो कांस्टेंट के बराबर हो जाते हैं, के बराबर हो जाते हैं। तो ये एक इक्वेशन जो कि आपके बुक में नहीं है, लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि इस इक्वेशन को, थोड़ा सा इजी है लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको इसके बाद समझाता हूं। अच्छा, तो अब जो मैंने आपको दूसरा मतलब ये कि इक्वेशन आपको मैं समझाता हूं। तो हमने अभी तक जो बात की, तो हम कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कीपिंग N एंड P बोथ
कांस्टेंट। अब यहां पे मैं अगर आपसे कहूं कि वॉल्यूम हमारे पास बराबर होता है 1/d के, और d स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, स्टैंड्स फॉर द डेंसिटी। अब इस इक्वेशन को मतलब यह है कि मैं कैसे सॉर्ट आउट करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। कैसे सॉर्ट आउट करूंगा, तो देखिए अब इसकी जगह मैंने लिख दिया है कि इस इक्वेशन में कि 1/d टू t, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया है किस तरह, तो ये आ जाएगा dt, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके मैंने k लगा लिया, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं कि d1 t1 इज इक्वल टू d2 t2, जिस तरह हम कहते हैं कि ये k1 के बराबर है और ये k2 के बराबर है। लिहाजा ये भी मेरे पास चार्ल्स लॉ का एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ये भी मेरे पास चार्ल्स लॉ का एक मैथमेटिकल फॉर्म है। तो अगर कहीं पे आ जाए कि ये इक्वेशन आप प्रूव कर ले, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपने वॉल्यूम को डेंसिटी से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए आप इस इक्वेशन को लिख लें, इस t को आप उस तरफ लिखते हैं, मतलब यह कि अगर आप समझते हैं कि t को आप यहां पे लिख ले, वॉल्यूम को यहां पे लिख ले, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन है, इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में प्रॉब्लम हो रही है, और फिर यहाँ पे मतलब यह है कि कांस्टेंट लगा के इसको यहाँ पे लेके आए, तो वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वहाँ पे रह जाएगा और डी और टी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जिस तरह v1 डिवाइड बाई t1 का हमने किया था, इसी तरह d1 t1 इज इक्वल टू d2 एंड t2, क्योंकि आपके पास ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये सपोज k1 है आपका, तो k1 और k2 बराबर होते हैं, लिहाजा d1 t1 इज इक्वल टू d2 एंड t2। तो एक ये हमारे पास मतलब ये है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म आता है। अब इसके बाद हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास कुछ ग्राफ्स है, ठीक है, जिसमें शायद कुछ आप लोगों ने पहले ना किए हों, क्योंकि आपके बुक्स में कोई इतने ज़्यादा इस पे ग्राफ्स दिए नहीं हैं। तो एक हम ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर केल्विन में है, ठीक है, तो एक हम ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब इसका हम किस तरह ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपने इस इक्वेशन को देखना है कि इक्वेशन लाजिमी है, क्योंकि यही इक्वेशन आपका ये ग्राफ बनाता है। तो इक्वेशन क्या है कि v इज इक्वल टू के टी, और ये के हमारे पास केल्विन में है, ठीक है। अब यहां पे इसका जो ग्राफ है, तो आपको पता है कि टेम्परेचर आपने यहां पे ले लिया केल्विन में, और यहां पे हमारा आ गया वॉल्यूम। तो इसका एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। लिहाजा इन केस अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी ये हमारे पास सेम आता है। इसी तरह अगर हम यहां पे सेम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास उसी तरह का जो है ना वो टेम्परेचर और वॉल्यूम है, और जिस तरह मैंने बॉयल्स लॉ में आपको मल्टीपल मतलब यह है कि गैसेस के लिए ड्रा किया था, तो यहां पे भी हम मल्टीपल गैसेस के लिए ड्रा कर सकते हैं। तो P1, P2 एंड P3। अब ये आपने किस बेस पे लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो P1 होगा वो P2 से लेसर और P2 P3 से लेसर, ठीक है। तो जो आपका जो है ना वो सबसे हेवीएस्ट होगा वो यहां पे आ जाएगा। तो एक ये इसका ग्राफ आता है, एक और इसका जो है ना वो ग्राफ आता है, और वो किन के दरमियान है कि अगर हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में ले लें, फॉर एग्जांपल हम कहें कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है। तो अगर टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में है, तो फिर आपने क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि इन केस आप सेंटीग्रेड, हमारे पास इसका जो आता है फॉर्मूला कि T इज इक्वल टू सेंटीग्रेड, T सेंटीग्रेड प्लस 273.15। लिहाजा जब भी आप सेंटीग्रेड में लेंगे तो फिर साथ में आप ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहां पे ग्राफ अब लेते हैं कि V इज इक्वल टू के टी, लेकिन ये सेंटीग्रेड में है, तो यहां पे हमारा आ गया है, और ये वॉल्यूम, तो ये जीरो से फिर नहीं होगा क्योंकि ये 273.15 है।
तो ये आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास केल्विन पे आ जाएगा। तो लिहाजा ये ग्राफ आपका 0 से नहीं होगा, ये ग्राफ आपका यहां से होगा 273.15। तो आपसे जब भी आपको अगर इस तरह का ग्राफ दिया जाए तो आप समझ लेना कि ये आपके पास सेंटीग्रेड में है, या अगर आपसे कहें कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रा करें लेकिन टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में है, तो इसका क्या होगा। अब इसके पास नेक्स्ट जो मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं वो VT वर्सेस T है, VT वर्सेस T। लिहाजा इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको वो ग्राफ ड्रा कर लेता हूं। अच्छा गाइज, अब नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है वो है कि VT इज इक्वल टू T, VT वर्सेस T। तो आप कहेंगे कि सर ये कैसे आता है। तो देखिए, जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा था, ठीक है, कि V इज इक्वल टू KT, V इज इक्वल टू KT। इस इक्वेशन को आप देखें कि V इज इक्वल टू KT, तो यहां पे भी T मल्टीप्लाई करें, यहां पे भी T मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो अब इसका जो ग्राफ आता है वो कैसे होगा, चलो आप मुझे बताएं। तो ये हमारा आ गया है T, ये हमारा आ गया है VT। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये अगर आपके मतलब है कि पेपर में इस तरह का ग्राफ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कहां से आया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, कि बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज का नहीं, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर कि ये क्या होता है। अब अच्छा, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर तो जिसको हम केल्विन टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे ले ले, या अगर हम टेम्परेचर को स्टार्ट कर ले, ठीक है, कि टेम्परेचर स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम -273.15, -273.15, और ये एज अ 0 होता है, ये एज अ 0 होता है। मतलब है कि यहीं से टेम्परेचर स्टार्ट होता है। इसको हम 0 केल्विन भी कहते हैं, 0 केल्विन भी कहते हैं। ये इसमें जिस तरह हम सेंटीग्रेड के ऊपर डिग्री लगाते हैं, फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री लगाते हैं, तो केल्विन के ऊपर कोई डिग्री मौजूद नहीं होती। केल्विन के ऊपर हमारे पास कोई डिग्री मौजूद नहीं होती, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो इस जो टेम्परेचर हम केल्विन स्केल पे लेते हैं, इसको हम केल्विन स्केल टेम्परेचर भी कहते हैं या एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो इन केस आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसके लिए हम A लिखते हैं, और केल्विन स्केल टेम्परेचर के लिए हम K लिखते हैं, ठीक है। ये तो आ गया है जो है ना वो हमारे पास क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर स्केल भी मैं आपको बताता हूं कि फ़ारेनहाइट पे हमारे पास किस तरह का होता है, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो केल्विन स्केल है उस पे किस तरह का आता है, और हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल पे कैसे आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं केल्विन के लिए। तो केल्विन हमारे पास बराबर हो जाता है सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ये हमारा आ गया है केल्विन के लिए। नेक्स्ट हमारा होगा सेंटीग्रेड के लिए। तो सेंटीग्रेड के लिए अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 5/9 फ़ारेनहाइट -32, फ़ारेनहाइट -32, और अगर हम फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो ये हमारे पास टेम्परेचर स्केल है। इसमें से हम केल्विन को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, तो आप कोई एक भी मतलब ये है कि दिया गया हो अगर आपको स्केल, तो आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यूज़ में, ठीक है, आपको दिया जाता है कि भाई मेरे पास सेंटीग्रेड में है, रिजल्ट मुझे केल्विन में चाहिए, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। आपको फ़ारेनहाइट में देते हैं, आपसे रिजल्ट सेंटीग्रेड में लेते हैं, तो फिर भी आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए। तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ को हम वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से कहीं पे भी कोई इशू है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख ले, और एंड में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।